बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का जो वीडियो है इन्वायरमेंट से संबंधित है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले कभी पीसीएस, सीडीओ, सीपीएफ है ना, और इस तरीके के बड़े बड़े एग्जाम में, आईएएस में आए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही अब जो जैसे रेलवे है, एसएससी है, या फिर कांस्टेबल, एसआई, लेखपाल, वीडियो, बीपीओ है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, रिपीट होते हैं ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप लोग करना। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने पूरा कराया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। इस तरीके से इन्वायरमेंट के मेरे वीडियो पड़े हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है जलकुंभी, यानी जो भी सिंघाड़ा, हाइड्रा, नागफनी, जलकुंभी, इनमें से सबसे ज़्यादा जल में सरोवर, या सरोवर का मतलब तालाब, और झील का मतलब पता है झील, इनमें सबसे ज़्यादा जो जल्दी से वृद्धि करते हैं वो जलकुंभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लाइकेन का कहा जाता है उन्हें। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद, यही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? ठीक, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये झील जो है बेकार हो गई है, नष्ट हो गई है? तो वो है जलकुंभी, याद रखना। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में जो पौधे, यानी रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं, उन्हें कहा जाता है जीरोफाइटस। ठीक है, जीरोफाइट्स। और ये देखिए पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, यानी पौधों की बढ़ोतरी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होना चाहिए? बालू, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बजरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, याद रखना। और ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इनमें से प्रकाश मृदा, वर्षा मृदा, जल में से सबसे ज़्यादा जो वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है वो है वर्षा, याद रखना, वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, आर्द्रता, क्रिस्टलीय, केशिका। तो याद रखना, जो पौधे हैं वो केशिका वाला जल एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और शोषित करते हैं। केशिकत्व के द्वारा ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है एमपी पीसीएस में भी, राजस्थान पीसीएस में भी और यूपी पीसीएस में भी। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो अधिकतर किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं मांसल। ठीक है, मांसल होते हैं मोस्टली। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो घास में जो है परितंत्र का संख्या का जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होता है, याद रखना, घास में सीधा होता पिरामिड बनता है इसका। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा पूछ रहा है, जो पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से होता है? याद रखना, घास, मरुस्थल और जो है तालाब और पारितंत्र में ऊर्जा। इनसे एक क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और लेखपाल या फिर लोअर आरओ में क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है। तो इस 3-4 क्वेश्चन इन्हें अच्छे से कर लें, इनसे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। तो कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके का होगा पारितंत्र में? तो ये होगा बिल्कुल सीधा, याद रखना, सीधा, यानी घास में भी सीधा बनता है और पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा चलता है। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड किस तरीके का होगा? ठीक है, तालाब देखिए आ गया, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन कि तालाब और घास के मैदान से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो तालाब में उल्टा बनता है, घास के मैदान में सीधा और तालाब में उल्टा। घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? देखिए सेम क्वेश्चन वही है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया है, वन पारितंत्र। ठीक है, यानी जंगल में जो जंगल का जो पारितंत्र होता है उसमें किस तरीके का बनता है पिरामिड? तो यहाँ जो है सदैव सीधा, अभी हमने घास वाला पढ़ा कि सीधा बनता है, यानी घास का और वन का, जंगल का पिरामिड जो होगा सीधा बनेगा, तालाब का उल्टा बनता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा में, 2 दिशा में, 3 दिशा में, चतुर्दिशीय। ठीक है, तो किस तरीके का होगा? तो ये होगा हमेशा एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? ठीक है, कितनी ऊर्जा लॉस होती है? तो 90%, ये याद रखना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो परिकल्पना दी थी चार्ल्स एल्टन ने दी थी। और इससे पहले जो मैंने अपने नोट्स के वीडियो अपलोड किए हैं, अगर इन्वायरमेंट के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लें, उनमें सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे अगर उन्हें अच्छे से कर रखा है
किया हुआ है तो ये मान के चलो कि ये सारे क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे अगर उस वीडियो को देख रखे हैं आप लोगों ने। देखिए, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में जो उगते हैं उन्हें कहा जाता है आत्पोद्भिद। क्या कहा जाता है? आत्पोद्भिद कहा जाता है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ किस टाइप के वन पाए जाएंगे? कह रहा है किस तरीके के वन होंगे? तो अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पे हमेशा सदा हरित वन, यानी सदा जो हरे भरे वन होते हैं वो वाले पाए जाएंगे। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी तथा शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ किस तरीके के वन पाए जाएंगे? तो ऐसी जगहों पे जो वन पाए जाते हैं वो घास वन पाए जाते हैं। वायुमंडल का वो क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधियों का होना पाया जाता है। दो देखिए पीसीएस में भी आया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन आया है, यानी कौन सी लेयर है वो लेयर पूछ रहा है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। कह रहा है कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें बिजली कड़कना, बादल, तूफान, वर्षा, आंधी, बिजली, वर्षा, ये जो है ना ओले, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। याद रखना, क्षोभ मंडल में, ठीक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा का मतलब ये है जो नमकीन मिट्टी होती है उनमें किस तरीके के पौधे उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वो है हेलोफाइट। याद रखना, हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है मृदा जनन, यानी मिट्टी का निर्माण। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, ठीक है, यानी जो बड़े बड़े जलाशय यानी तालाब होते हैं उनमें अधिकतम सबसे ज़्यादा तापमान कौन सी लेयर में होगा? कह रहा है ऊपरी स्तर पर, तल स्तर पर, मध्य में, तीनों में एक समान। तो जो सबसे ऊपरी स्तर होता है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, याद रखना, ठीक है। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता जो होती है वो ये है कि शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। ऐसे स्थानों पर वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलेखों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो है विलेखों को सुपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपोषी। नेक्स्ट देखिए, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ठीक है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, मृदा परिक्षेदिका का समतल जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेयर पूछ रहा है कौन सा है जो प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सबसे अच्छी लेयर जो है वो होती है ओ लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है याद रखना, बालू और मिट्टी, मृतिका का मतलब मिट्टी, ये 50-50% का योगदान होता है, यानी तीसरा वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में निम्नलिखित में से किनके चूर्ण का मिश्रण मिलाया जाता है? यानी अम्लीयता, मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें कौन से चूर्ण मिलाए जाएंगे जिससे मिट्टी की अम्लीयता खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए? तो इसका सही आंसर ये होगा डोलोमाइट और चूना पत्थर। अगर डोलोमाइट और चूना पत्थर मिला देते हैं तो अम्लीयता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में इस टाइम आ रहा है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु पूछ रहा है तो उसे कहा जाता है एजोटोबैक्टर, याद रखना। हाँ, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। देखिए, घास वाला भी टॉपिक चल रहा था, कह रहा था इसमें पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या होगा? तो इसमें जो है सीधी सी बात है, पहला होगा घास, ठीक है, घास के बाद फिर हिरण, हिरण के बाद शेर, शेर के बाद जूं, ठीक है। एक दूसरे को इस तरीके से, घास को हिरण खाता, हिरण को शेर, शेर को जूं, तो ये खाद्य श्रृंखला है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, ठीक है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। वो क्या होगा? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र, ये जो है गतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परितंत्र में होती है, ठीक है, परितंत्र में होती है, क्या होती है? परितंत्र में ऊर्जा और खनिजों दोनों की हानि होती है। ऊर्जा की भी हानि होती है और खनिज की भी हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाद्य स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड, ठीक है। घास स्थल फिर से आ गया क्वेश्चन, घास में किस तरीके का पिरामिड होता है अभी मैंने बताया था। घास में सीधा पिरामिड और तालाब में उल्टा। ये क्वेश्चन अक्सर, अगला जो क्वेश्चन है अक्सर पेपर में आता है, 10% का नियम,
ठीक है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये जो है लिंडेमान है। अगला देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही क्या हो जाएगी? अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है, जितनी विविधता होगी जीवों खाद्य स्वभाव में, खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, याद रखना ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो इस क्वेश्चन को आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। पर्णहरित होगा, एटीपी होगा, हरे पौधे होगा, या फिर सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और ये सोचना कह रहा है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, यानी ऊर्जा जहाँ से मुख्य जो है प्राथमिक स्रोत क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से ऊर्जा की होती है, उसका ऑप्शन ये चारों दिए, उनमें से आपको एक को चूज करना है। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? ठीक है, जो जीव स्थिर हो जाते हैं उसका कारण क्या है? अपघटक, पर्णहरित, उत्पादक। तो इसका चौथा वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, किसी परितंत्र में होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और ज़्यादातर इसे गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परितंत्र में होते हैं। ज़्यादातर इसका आंसर आप भी अगर सोचेंगे तो यही लगाएंगे, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। ठीक है, यही आंसर होगा, यही लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका पारितंत्र में जो होते हैं, सीधी सी बात है, इसका चौथा वाला जैविक और अजैविक पदार्थ। ठीक है, जैविक और अजैविक के अंतर्गत ये सब कुछ आ गया, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, सब कुछ इसी में शामिल है। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। वन्य जीवों को मारने से, यानी जो जंगली जानवर हैं उन्हें मारने से और जंगलों को काटने से क्या होता है? मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाढ़ भी आएंगे, मिट्टी का कटाव भी होगा, अपरदन का मतलब कटाव, और सूखा भी पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा प्राकृतिक है? तो घास का स्थल जो है ये प्राकृतिक है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैवमंडल में एक ही जाति की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है जनसंख्या। इससे पहले मैंने एनवायरनमेंट के वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें देख लेना। बहुत मेरे हाथ के खुद लिखे हुए नोट्स उसमें दिए गए हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं। अगर वो अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो समझो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे उसी का निचोड़ है ये। बिल्कुल, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, एक ही स्थान पर अधिक जातियों का, यानी एक से अधिक जातियों को जो समूह होता है उसे कहा जाता है जैव समुदाय। याद रखना, जैव समुदाय। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? यानी इकोलॉजी जो शब्द है इसे सबसे पहले किसने दिया था? ई हैकल। याद रखना, ई हैकल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना % भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य के प्रकाश से होती है वो कह रहा है कि उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कितने % हो जाता है? तो 1 से लेकर के 2% तक इसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे जो कहा जाता है वो होता है पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान होता है। एक पारितंत्र में हरी इकाई का स्थान जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक होता है वो। एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। मानव और सभी जंतु क्या होते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। वैसे बता दूं, ये उपभोक्ता होते हैं। मानव उपभोक्ता है और जितने भी जंतु हैं उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में बाज का स्थान पूछ रहा है। बाज का स्थान क्या है? उपभोक्ता है या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, सर्वोच्च उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का? तो बाज जो है सर्वोच्च उपभोक्ता है। पारितंत्र में मानव है। मानव किस तरीके का है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या सर्वाहारी? तो मानव जो आता है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो है मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसा रहा है वीडियो मुझे ज़रूर बताना लिख करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो उसे तत्काल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।